Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने हैं वाले हैं वो है एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, पीपल एंड एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन पीपल एंड एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बारे में आज देखते हैं डिटेल्स। सबसे पहले जानेंगे पॉल्यूशन क्या है। सो डेफिनेशन देखते हैं। Pollution is the effect of undesirable changes in our surrounding that have harmful effects on plants, animals and human beings. So pollution कैसा है कि हमारा जो प्रकृति है, हमारे आसपास सराउंडिंग में कोई अनसर्टेन कोई चेंज हो रहा है। पॉल्यूशन इज इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज, जो डिजायर नहीं करते, अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है हमारे आसपास सराउंडिंग। इससे क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंच रहा है प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बींग्स पर एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। ओके, पॉल्यूटेंट्स include soil, liquid, gaseous substance present in greater than natural abundance produced due to human activity which have a detrimental effect on our environment. So pollution सॉइल में सॉलिड हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में हो सकता है। ये ग्रेटर नेचुरल वर्ल्ड में ये पहुंच सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है और ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर ये इफेक्ट फैल सकता है। ओके, From an ecological perspective, pollution can be classified. So, ecological perspective से हम pollution को किसी तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डिग्रेडेबल और नॉन परसिस्टेंट pollution, जो डिग्रेड हो सकते हैं। दिस कैन बी रैपिडली ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस। इसको हम नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक स्वेज, हमारे घर से जो गंदगी आती है, डिस्कार्ड वेजिटेबल्स, हम जो वेजिटेबल्स फेंक देते हैं, मतलब खुद ब खुद ये डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्लोली डिग्रेडेबल और परसिस्टेंट पॉल्यूशन, जो डिग्रेडेड होते हैं लेकिन स्लोली, बहुत स्लोली, और पॉल्यूशन रहता है। जैसे कि pollutants that remain in the environment for many years, बहुत सालों के लिए ये रहता है environment में अनचेंज कंडीशन में, डिकेड के ऊपर डिकेड ये रहता है। जैसे कि क्या, DDT, इंडोसोफ्लेफिन, which is POP, persistent organic pollutant, and most plastic जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो स्लोली डिग्रेडेड होते हैं एंड नॉन डिग्रेडेबल, जैसे कि दिस कैन नॉट बी डिग्रेडेड नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरली डिग्रेडेड नहीं हो सकता है, नेचुरली इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। Once they are released into the environment, they are difficult to eradicate and continue to accumulate. So ये अगर environment में मिल जाए तो इसको हम accumulate, ये कभी भी हमको environment से हटा नहीं सकते natural process के थ्रू। जैसे कि toxic element like lead, mercury जैसे चीजें, हम इनको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व खुद ब खुद नहीं कर सकते, या प्रकृति खुद ब खुद ये नहीं कर सकती। प्लास्टिक हो सकता है लेकिन सालों से सालों, डिकेड के ऊपर डिकेड लगता है, लेकिन इन चीजों को हम कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पोल्यूशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सॉइल कुछ टाइप्स में। फर्स्ट है सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मेरीन मतलब वाटर के अंदर। नेक्स्ट है नॉइज एंड थर्मल मतलब हीट रिलेटेड, एंड न्यूक्लियर हैजार्डस। ओके, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। सो देयर आर 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ में 4 लेवल पर सॉइल है। फर्स्ट देखते हैं ओ होराइजन, the top layer of the surface, जो top layer of the surface है, little layer called O horizon, consists mostly of fresh fallen and partially decomposed level twigs, animal waste, fungus, organic materials। ये normally होता है, जो ऊपर का level होता है वो। नेक्स्ट है horizontal और top soil, the uppermost layer of the soil, जो uppermost लेयर ऑफ द सॉइल, उसको हम कहते हैं ए होराइजन, कॉन्सिस्ट ऑफ पर्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आता है, जैसे कि ह्यूमंस, सम इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल पार्टिकल्स, ये सारे रहते हैं। इट इज यूजुअली डार्कर, ये डार्कर होता है, एंड लूजर देन डीपर लेयर्स, ये डीपर लेयर से लूज होते हैं। ओके, दिस द रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स, यहाँ पर जो पेड़ का रूट्स है यहाँ पर ढूंढ पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हॉराइजॉन्टल और सब सॉइल, इसको हम बी होराइजन ऑफन कॉल सबसॉइल कंटेंट्स लेस ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल एंड फ्यूअर ऑर्गेनिज्म देन ए ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा कम रहते हैं। नेक्स्ट है होराइजन, इट कंटेन्स वेदर प्लैनेट मटेरियल,
जो वेदर यहाँ पर वेदर वेदर पेरेंट मटेरियल्स, ओके, द पेरेंट मटेरियल डज नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है इसके अंदर, ओके। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। हमारा सॉइल क्यों 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 डिग्रेड होता है, क्यों खराब हो जाता है? इरोशन मतलब क्षय होता है। जो हमारा मिट्टी है वो कभी कभी फट जाता है, उसका खराब होता है। नेक्स्ट है पुली पुली इरोशन, माने पुली मीन्स नाला, जैसे नाला होता है ना, नाले 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 का इरोशन। नेक्स्ट है शिट इरोशन। शिट इरोशन क्या है? शिट मीन्स एक चद्दर की तरह रहता है, वो जो पतला स्तर होता है वो अगर मतलब खराब हो जाए। नेक्स्ट एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के यूज के वजह से, पेस्टिसाइड्स के यूज के वजह से कभी कभी सॉइल खराब हो जाता है, ओके। ये सारे हैं कॉजेस। नेक्स्ट देखते हैं सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड यूज करने से क्या क्या मिट्टी का क्षय होता है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है बायो एक्यूमुलेशन। व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? persistent pesticides may also accumulate in the bodies of animals। ये अगर हम पेस्टिसाइड यूज करते रहेंगे तो इस पेस्टिसाइड से पौधे उगेंगे, उस पौधे को खाएगा कौन? इंसान या कोई भी एनिमल। सो उनके अंदर भी आ गया। And over the period of time, increase in contraction if animals is unable to flush them out of the system, thus leading to the phenomenon called bioaccumulation। So मिट्टी में हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और उस मिट्टी से जो पौधे उग रहे हैं तो उसको खा रहा है एनिमल्स, उनके बॉडी में आ रहा है और वो अपने बॉडी में इस कॉन्सेंट्रेशन को फ्लश नहीं कर पा रहा है, हजम नहीं कर पा रहा है, उनके फ्रीज बॉडीज के साथ कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, अनेबल टू फ्लश आउट ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इससे जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ओके। नेक्स्ट biomagnifications। biomagnifications क्या है? When an affected animal is eaten by another carnivore, these pesticides are further concentrated in the body of carnivore, okay। When an affected animal, एक affected animal है जो फर्टिलाइजर वाला पौधा खा रहा है, is eaten another carnivore, जैसे कि हम खा रहे हैं, गोट खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मतलब हम अगर किसी प्राणी को खाए जिसने वो फर्टिलाइजर वाला पौधा खाया है, सो वो उससे जो जर्म्स है वो हमारे बॉडी में आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ द कार्निवर, हमारे बॉडी में आएगा, ओके। दिस फेनोमेनन ऑफ एक्यूटिंग इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द हायर ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस को वहां से जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी पर आने को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज स्पेशली इन द केस ऑफ इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी यूज करने से has been provided to destroyers। DDT is a well known case of biomagnification in the ecosystem। DDT यूज करने से ये ज्यादा फैलता है, okay? Next, अब water pollution, it is a very common problem in all over the world, especially in third world country, okay। definition देखते हैं। When the quality or composition of water changes directly or indirectly as a result of man's activities such that it become unfit for any purpose, it's said to be polluted। When the quality of the composition, water का जो normal quality है या composition है, वो जब चेंज हो रहा है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, मैन की एक्टिविटी की वजह से हम ऐसे पैसे यूज कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा जो वाटर का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, खराब हो रहा है, such that it becomes unfit for any purpose। उसको हम क्या कर सकते हैं? किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर पा रहे, तो तब उसे हम कह सकते हैं polluted, ओके। मतलब क्या है? जब वाटर का जो नॉर्मल क्वालिटी या कंपोजिशन है जो वो चेंजेस हो रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उसका पर्पस उसको हम ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, दैट इज polluted। नेक्स्ट, पॉइंट सोर्सेस एंड नॉन पॉइंट सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। पॉइंट सोर्सेस कुछ है, नॉन पॉइंट, ओके। When a source of the pollution can be readily identified, जब हम डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से pollution, वाटर pollution हुआ, उसको पॉइंट सोर्स कह सकते हैं। Because it has defined the source and place where it enters the water and it said come to the point।
मतलब कहाँ से ये गंदगी हो रहा है, जब हम उसे पकड़ सकते हैं उसको पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कह सकते हैं, और जब हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं तब उसको नहीं नॉन पॉइंट सोर्स कह सकते हैं। मतलब कहाँ से गंदगी पानी में आ रहा है उसको हम जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, व्हेन द सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैन बी रेडी टू आइडेंटिफाई, जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, सोर्स क्या है, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, कहीं पाइप्स में लीकेज है। नेक्स्ट, जब when a source of pollution cannot readily be identified, जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, जैसे कि एग्रीकल्चर से जो गंदगी आती है, एसिड रेन, सो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल करने की नहीं कर सकते, या सोर्स को हम प्रॉपरली बता नहीं सकते, सो उसको कहते हैं हम वाटर पोल्यूशन नॉन आइडेंटिफाइड। जिस चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफाइड है, और वो जो हम आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर सकते नॉन आइडेंटिफाइड है। ओके, दैट्स द टोटल वाटर पोल्यूशन का बेसिक। नेक्स्ट, अब कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या है, फर्स्ट देखते हैं डिक्रीज कॉजिंग एजेंट्स, पैथोजेनिक्स। ओके, क्या है इसके अंदर, which include बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, protozoa and pesticide worms that enter water from domestic sewage and untreated human and animal waste। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस या प्लास्टिक फोम्स के वजह से वाटर में जब वो घुसते हैं, जो डोमेस्टिक स्वेज में या अनट्रीटेड ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जब मिलते हैं उससे, सो वाटर गंदा होता है। ह्यूमन वेस्ट contains concentrated pollutions of क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया सच एज, मतलब इंसान के जो बॉडी से जो गंदगी आती है, जैसे कि एसिडिया कोयल एंड स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिटीज, ये आपको नाम जाना नहीं, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ। दिस बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में आता है, सो वहां से क्या होता है, फूड डाइजेशन के प्रोसेस से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फूड डाइजेशन के लिए ये रिलेटेड है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के प्रोडक्शन के लिए। दिस बैक्टीरिया नॉट हार्मफुल इन लो नंबर्स, ये लो नंबर पर ये खराब नहीं है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन वाटर, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट हम वाटर में घुल जाए, सो इंक्रीज द नंबर ऑफ दिस बैक्टीरिया, अगर मिल जाए, सो कॉजेस क्या होता है, गैस्ट्रोनेंशियल डिजीजेस, गैस्ट्रोनेंशियल डिजीजेस होता है। अदर पोटेंशियली हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट आल्सो मे कॉल परसिस्ट, स्मॉलर नंबर में होना चाहिए। किसी भी चीज को हम ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट को हम पानी में ज्यादा थोड़ी मात्रा में फैलेंगे तो गंदा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा होगा तो वाटर पोल्यूटेड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट, जो ऑक्सीजन को घटाएगा, क्या है ऐसा, these are organic waste, ये organic waste है, that can be decomposed by aerobic oxygen requiring bacteria, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन डिमांड करता है, अगर वाटर में ऑक्सीजन घट जाए तो वाटर तो पोल्यूटेड हो गया, उस वाटर का भी काम नहीं है। ओके, लार्ज पोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया यूज अप द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर टू डिग्रेड दिस वेस्ट, सो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज करता है ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर में रहने के लिए। इन द प्रोसेस दिस डिग्रेड्स वाटर क्वालिटी, ये क्या करता है, वाटर के क्वालिटी को डिग्रेड करता है, घटा देता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बीओडी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसके लिए जितना ऑक्सीजन जरूरत है टू ब्रेक डाउन सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को करने के लिए, उसको हम बीओडी कहते हैं। The amount of BOD in the water is an indicator of the level of pollution। तो ये जो BOD है ये वाटर का पोल्यूशन का लेवल को इंडिकेट करता है। If too much organic matter is added, यहाँ पर too much organic amount यहाँ पर एडेड किया गया है तो क्या होगा, the water is available oxygen is up हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द कॉजेस फिश एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ डाई, अगर ऑक्सीजन में ये बैक्टीरिया या वायरसेस आ गई तो वो लोग तो ऑक्सीजन ले लेंगी, और फिश और जो अदर प्लांट्स हैं या प्राणियां हैं वो मर जाएगी एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो है। ओके, द Thus, anaerobic bacteria, those do not require oxygen, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहते हैं जो बैक्टीरिया, began to break down the waste, so waste को वो घटा देता है। The anaerobic respiration procedures chemicals that have a foul odor and an unpleasant taste that is harmful human health, अगर ये वाटर के साथ घुल जाए और अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, वो अनप्लेजेंट टेस्ट तो है ही और ह्यूमन हेल्थ के लिए ये खराब भी है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ओके,
These are water soluble nutrients and phosphates that causes excessive growth of algae and other aquatic plants. यहाँ पर aquatic ज़्यादा plants हो रहा है, so इससे क्या होता है कि nutrition खत्म हो रहा है. This excessive growth of algae and aquatic plants due to added nutrition is called एंट्रोफिकेशन. इसको एंट्रोफिकेशन कहते हैं. एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द मेजर कॉज. इसका मेन मेजर कॉज है कि आप ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कि वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो घट जा रहा है. नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स विच वेर एसिड. जैसे ऐसे एसिड, सॉल्ट्स, कंपाउंड, टॉक्सिक मेटेरियल्स अगर वाटर में मिल जाए जिसकी मार्कर रिलेटेड तो वाटर पोल्यूटेड होगा. नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स भी अगर पानी में मिलेंगे तो पानी खराब हो जाएगा. नेक्स्ट सेडिमेंट और सस्पेंडेड मैटर, कुछ चीजें हैं वो अगर पानी में घुल जाएंगे तो भी वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा. नेक्स्ट मेरीन पॉल्यूशन. मेरीन पॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं. मेरीन पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इंट्रोडक्शन of substances to the marine environment directly or indirectly by man, resulting in adverse effects such as hazards to human health, obstruction of marine activities and lowering the quality of seawater. While the cause of marine pollution may be similar to that of general water pollution, there are some very specific causes that pollute marine waters. Okay, marine pollution मतलब जो समुंदर है वो पोल्यूटेड हो रहा है, मेरीन लाइफ पोल्यूटेड हो रहा है. इसको हम क्या कह सकते हैं, जिसकी मेरीन एनवायरनमेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान के द्वारा वहां पर हैजर्डस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, खराब हो रहा है मेरीन एक्टिविटीज, वाटर का जो क्वालिटी है, सी वाटर क्वालिटी है वो खराब हो रहा है. While the causes of marine pollution may be similar, so causes of marine pollution similar हो सकते हैं to that of general water pollution. There are some very specific causes that pollute marine waters. So इससे क्या होता है कि marine pollution होता है कि general water pollution there are some very specific causes है, कुछ specific causes है जो marine water को pollute करता है. Okay, so क्या क्या है वो? The most obvious imports of waste is through pipes directly discharging waste into the sea. जो pipes के through अगर directly sea में कुछ waste आ रहे हैं, very often municipal waste and sewage from residents and hotels in coastal towns are directly discharged into the sea. अगर coastal areas में समुद्र के किनारेवर्ती जो areas है वहां पर municipal waste या sewage से जो गंदगी आती है वो directly अगर समुद्र पे मिले तो. Next, pesticides and fertilizers from agriculture. Pesticide और agriculture में हम जो यूज करते हैं which are washed off land by rain, जो लैंड से धुलकर enter water courses and eventually reach to the sea. नदी में जाता है, नदी से समुद्र तक जाता है. ओके, नेक्स्ट, petroleum and oil wash off from the roads normally enter to the sewage system, but storm water overflows carry these materials into rivers and eventually into the sea. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, ये वॉश होकर रोड से नॉर्मली एंटर स्वेज सिस्टम से जाकर ये क्या होता है समुद्र में पहुंच जाता है. नेक्स्ट, शिप्स carry many toxic substances such as oil. So ships में ऑयल जाते हैं, liquefied natural gas, pesticide, industrial chemicals in huge quantities. Sometimes the capacity वो होता है 3,50,000 tons. So ये जो मतलब ले जाते हैं शिप्स एक्सीडेंट से क्या होता है कि वो टोटल वहां पर शिपिंग टोटल एनवायरनमेंट को गंदा कर देता है. सो देयर कैन बी डैमेजिंग द मेरीन एनवायरनमेंट. इतना टन्स अगर समुद्र में गया तो समुद्र पॉल्यूटेड होगा. शिपिंग चैनल्स इन एस्टुलेंस एट द एंट्रेंसेस टू पोर्ट्स ऑफन रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिगेडिंग टू द कीप देम ओपन. This degraded material that may contain heavy material and other contents are often dumped out sea. So क्या होता है कि समुद्र में आप जा रहे हैं तो वहां पर तेल छोड़ रहे हैं, so इससे गंदा होता है. Next, offshore oil exploration and extraction also polluted the sea water. जो ऑयल एक्सप्लोर ऑफशोर धोकर आता है, एक्सट्रैक्शन होता है वो, ये स्वेज, ये सारे क्या करते हैं मेरीन को पोल्यूट करते हैं. नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज वेरी ग्लोबल कंसर्न नाउ. So air pollution क्या है देखते हैं. Air pollution occurs due to the presence of undesirable solid or gaseous particles in the air in quantities that are harmful to human health and environment. So human health के लिए, environment के लिए खतरा है air pollution. Solid भी हो सकते हैं, वो गैस फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन environment के लिए ये खतरा है. Air may get polluted by natural causes. ये natural causes के वजह से भी polluted होते हैं, जैसे कि volcanoes such as dust,
सल्फर एंड अदर गैसेस और वह फॉरेस्ट फायर, इन सारे कॉजेस के वजह नेचुरली क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है. नेक्स्ट, pollutants that emitted directly from identifiable sources are produced both by natural events, जैसे मैंने कहा नेचुरल कॉजेस के वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से डस्ट जो होते हैं वहां से होते हैं. ओके, सो क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म से वजह से होता है, मतलब नेचुरल कॉजेस के वजह से जब पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो प्राइमरीली पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूशन है जो नेचुरल होता है. नेक्स्ट, देयर आर 5 प्राइमरी पोल्यूशन दैट टुगेदर कंट्रीब्यूट अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन. प्राइमरी पोल्यूशन 90% है टोटल ग्लोबल एयर पोल्यूशन का, नेचुरली होता है. नेक्स्ट, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि CO, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल मेटल्स. ये जो है ये 90% पॉल्यूट करता है. नेक्स्ट, pollutants that are produced in the atmosphere when certain chemical reactions, जब एटमोस्फेयर में अगर certain कुछ chemical reactions हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी पोल्यूशन कहते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा, जो नेचुरली प्रकृति के अंदर एसिडिक रिएक्शन की वजह से होता है पोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन, जब ज्यादा आवाज हो जाती है. ओके, नॉइज इज डिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड. अनवांटेड अनडिजायरेबल जो वर्ड सा नॉइज है, जो अनवांटेड साउंड है, उसको कह सकते हैं. 125 से 130 dB डेसिबल इज कंसिडर्ड एज द लिमिट above which any sound is not safe for auditory system of any human being. This is very very important line, so note it down. सो 125 से 130 dB कितना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन एयर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ये अपर लिमिट है. इससे ज्यादा वो, मतलब अपर लिमिट है ये सेफर जोन का, सेफ, इससे ज्यादा अनसेफ है. ओके, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसा कि द मोस्ट डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव नॉइज इज फिजिकल डैमेज होता है, कान का जो फिजिकली डैमेज होता है, खराब हो जाता है, टेम्पोररी या परमानेंट हियरिंग लॉस, आप सुन नहीं पाते हैं, टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो सकता है, पीपल सफरिंग फ्रॉम कंडीशन आर अनेबल टू डिटेक्ट वीक साउंड्स, धीरे बात सुन नहीं पाते हैं. However, hearing ability is usually recovered within a month of exposure. Okay, so hearing ability is usually recovered कुछ मंथ में एक्सपोज ठीक हो सकता है, लेकिन परमानेंट लॉस भी हो सकता है. यूजुअली कॉल्ड नॉइज इंड्यूस परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट. परमानेंटली सुन नहीं पा रहे हैं, रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ हेयरिंग एबिलिटी फ्रॉम विच देयर इज नो रिकवरी, नहीं हो रहा है. ओके, बिलो और साउंड लेवल ऑफ 80 डेसिबल hearing loss does not occur at all. Okay, however, temporary effects are noticed at sound levels between 80 से temporary 130 dB तक टेम्पोररी होता है. About 50% of the people exposed to 95% decibel sound levels work develop NPTs. Okay, then 105 dB से इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट जान लीजिएगा. ओके, dB will experience परमानेंट, 105 से ज्यादा हो गया तो परमानेंट आप हेयरिंग लॉस हो सकता है. इस साउंड लेवल ऑफ 150 dB और मोर कैन फिजिकली पुट ह्यूमन जो टोटल सिस्टम है उसको ध्वंस कर सकता है, टोटल खराब कर देगा. नॉइज कैन ऑल्सो कॉज इमोशनल साइकोलॉजिकल इफेक्ट फैल सकता है अपने जीवन पर. इरिटेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल फैटिग आर सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. तो ये सारे नॉइज पोल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं थर्मल पोल्यूशन, जो आजकल लास्ट है. सो थर्मल पोल्यूशन क्या है? द डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर इनटू अ रिवर यूजुअली कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन. जब वार्म वाटर रिवर में जाकर मिलते हैं उसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं. इट ऑकर्स व्हेन अ इंडस्ट्री रिमूव्स वाटर फ्रॉम अ सोर्स, यूजेस वाटर फॉर कूलिंग पर्पसेस एंड देन रिटर्न्स द हीटेड वाटर इनटू इट्स सोर्स. वो नेचुरल सोर्स से वाटर ले रहे हैं और हीट वाटर को फिर से रिवर में दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं थर्मल पोल्यूशन. आप नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर को यूज कर रहे हैं, उसको हॉट करके आप फेंक दे रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये क्या है? कंट्रोल मेजर्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो सॉलिड कुछ वेस्ट है जो अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियल वेस्ट में देखा जाता है. Okay, so control measures of urban and industrial waste as integrated waste management strategy include 3 main strategies किए जाते हैं. एक तो सोर्स रिडक्शन, सोर्स को रिडक्शन करना, घटाना, रिसाइकलिंग
Okay, third, a disposal of solid waste is done most commonly through sanitary landfall or through inclination. Okay, इस तरीके से रिसाइकलिंग के या डिस्पोज करके उसको दबाकर इन तरीके से लैंडफिल करके किसी एरिया पे, ये तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं. So that's the overall lecture on pollution. मैंने pollution के बारे में details video बनाया है. I hope you understood all over the topic. So thank you. Keep on watching and keep on learning.